हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। देखना, आज के लिए मैं आपके लिए जो क्लास लाया हूँ वो भी हिस्ट्री वाली ही क्लास है। जो टॉपिक चल रहा है उसी टॉपिक में अभी पोर्शंस बचा हुआ है, काफी पोर्शंस है अभी उसके अंदर, तो काफी इंपॉर्टेंट पोर्शंस भी है, तो उसी पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। देखते हैं आज कितना हो जाता है उसके अंदर। जो मैंने पोर्शन शुरू किया है उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में हिस्ट्री के अंदर पढ़ाया है, और मौर्य साम्राज्य की अब तक मैं आपको 3 वीडियोस दे चुका हूं। मौर्य साम्राज्य की मैं 3 वीडियोस दे चुका हूं, और तीनों ही पार्ट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तीनों पार्ट्स को देख लो, जिसने नहीं देखे हैं कंप्लीट पार्ट्स को देखकर चौथे पार्ट को तभी देखना जब आप 3 पार्ट्स देख लो। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि इसके बाद में आपको फिजिक्स से शुरू करूंगा, फिजिक्स के बाद बायोलॉजी शुरू करूंगा। तो जितना जीएस का मैटर है वो सारे के सारा मैटर आपको धीरे धीरे प्रोवाइड होता चला जाएगा। इसके बाद जब सारे कुछ चीजें यहां पर आ जाएंगी तो अदर सब्जेक्ट भी मैं आपको हो सकता है शुरू कर दूं। ठीक है, तो देखोगे इसमें आज हम जो बात करेंगे, और लास्ट टॉपिक में हमने जो बात की थी उसकी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं कि लास्ट टॉपिक के अंदर हमने जो पढ़ाया था आपको वो चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड पढ़ाया था। चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड पढ़ाया था, और चंद्रगुप्त मौर्य को मैंने कंप्लीट करा दिया था लास्ट टॉपिक के अंदर। और लास्ट पॉइंट मैंने ये बताया था कि 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने उपवास के द्वारा कर्नाटक में एक जगह होती है मैसूर, और मैसूर में भी एक जगह है दोस्तों जिसका नाम है श्रवणबेलगोला। क्या है? श्रवणबेलगोला। यहां पर अपने प्राणों को त्यागा था। तो ये पॉइंट मैंने लास्ट वीडियोस में आपको कराया था। अब इससे आगे क्या पढ़ना है इसको देख लेते हैं एक बारी। अब देखना, अब हमें जो शुरू करना है टॉपिक, वो टॉपिक होगा इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो शासक बनता है मौर्य साम्राज्य का, उसका नाम होता है बिंदुसार। देखो, वैसे मैंने वीडियोस के अंदर आपको ये पहले ही बता दिया है शासक के बारे में, कौन कौन से शासक क्रम में कैसे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, ये 3 ही शासक हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मौर्य साम्राज्य के अंदर। बाकी इसमें बहुत ज्यादा और कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब बिंदुसार की यहां पर बात करें दोस्तों, तो बिंदुसार का समय देख लेते हैं एक बार। 298 बीसी से लेकर 273 बीसी तक इसका कार्यकाल रहेगा। कितना रहेगा? 298 बीसी से लेकर 273 बीसी का इसका कार्यकाल रहेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं मैं बिंदुसार के बारे में कि बिंदुसार के बहुत ज्यादा कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, या इसके बारे में इतिहास में बहुत ज्यादा नहीं लिखा हुआ है। जो कुछ इसके बारे में मिला है उसी को हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, तो बिंदुसार के नाम को लेकर यहां पर काफी चर्चा है कि बिंदुसार को अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम से बुलाया गया है। जैसे मैं आपके लिए बात करूं सबसे पहले कि जितने भी ग्रीक टेक्स्ट हैं, जितनी भी ग्रीक बुक्स हैं, जितनी भी यूनानी किताब है, सब में बिंदुसार को अमित्रो, मैं लिख देता हूं, अमित्रोचेटस के नाम से इसको बुलाया गया है। किस नाम से? अमित्रोचेटस के नाम से बुलाया गया है। जबकि संस्कृत की बात करो, यहां पर संस्कृत लैंग्वेज में, और ग्रीक, देखो ग्रीक लैंग्वेज में क्या हुआ है? अमित्रोचेटस। जबकि संस्कृत में, संस्कृत लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज में इसको क्या बुलाया गया है? अमित्र घात के नाम से इसको बुलाया गया है। और पेपर में ये सबसे ज्यादा आता है। इसका मतलब होता है दोस्तों शत्रुओं का वध करने वाला, शत्रुओं का वध करने वाला। वध का मतलब होता है मार देना, करने वाला, इसको ये बुलाया गया है अमित्रोचेटस। अमित्रो यहां पर लिख सकते हो, अमित्रोचेटस। और संस्कृत में इसको क्या बुलाया गया है? अमित्रोघात या अमित्र घात के नाम से भी इसको बुलाते हैं। इसके अलावा अगर जैन टेक्स्ट की बात करें या जैन लैंग्वेज की बात करें, तो जैन टेक्स्ट में इसको क्या बुलाया गया है दोस्तों? जैन टेक्स्ट में इसको बुलाया गया है सिंहसेन। सिंहसेन इसको जैन टेक्स्ट में बुलाया गया है। इसके अलावा अगर देखो दोस्तों, बात करें हम जितने भी चाइनीज टेक्स्ट और बौद्धिस्ट हैं, या इसको बौद्धिस्ट भी बोल सकते हो, बौद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, सबके अंदर
बिंदुसार ही बुलाया गया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है जो मैं आपके लिए अभी बताने वाला हूं। देखो भाई मैंने क्या बताया है आपके लिए कि देखोगे बिंदुसार का टाइम पीरियड देख लें 298 बीसी से लेकर 273 बीसी तक का इसका टाइम पीरियड है। इसके अलावा देखोगे ग्रीक टेक्स्ट में इसको अमित्रोचेटस, इसके अलावा संस्कृत लैंग्वेज में अमित्रघात, सत्यों का वध करने वाला, जैन टेक्स्ट में इसको सिंहसेन, और चाइनीज या बौद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर, ग्रंथों के अंदर इसको बिंदुसार बुलाया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट इसके बारे में मैं बात कर लूं, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते चले जाया करो, साथ के साथ आप लोग बाद में नोट्स बना लेना। दोबारा जब वीडियो को देखो 2 बार वीडियो को कम से कम देख लिया करो, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसे, ना ही आपको किताब से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। वीडियो देखो खत्म हो जाएगा। स्क्रीनशॉट कर लिया, चलो भाई आगे देखते हैं इसके बारे में कि बिंदुसार जो था ये आजीवक धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म का था? आजीवक धर्म का। देखो ये धर्म वगैरह मैंने आपको जब यहाँ पर रिलीजियस यहाँ पर मूवमेंट हुए थे इंडिया में, उसमें बताया था कि 62 नास्तिक संप्रदायों का भारत में उदय हुआ था, हिंदू धर्म से निकलकर अलग हुए थे, जिसमें जैनिज्म था, बौद्धिज्म था, आजीवक था, शैव धर्म था, काफी सारे थे। तो वही सारे मैं डिस्कस करता रहता हूँ बीच बीच में जो धर्म है। तो बिंदुसार कौन से धर्म का अनुयायी था? आजीवक धर्म का अनुयायी था, आजीवक। और ये आजीवक धर्म का अनुयायी था, और इस आजीवक धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वैसे तो मैं बता चुका हूं, फिर से मैं रिपीट करा देता हूं कि आजीवक धर्म की जो स्थापना की थी वो की थी मोखली गोशाल के अंदर आजीवक धर्म की स्थापना की गई थी। ठीक है, आजीवक धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोखली गोशाल के द्वारा की गई थी। अब देखो ये आजीवक जो धर्म है एक्चुअल में ये डेस्टिनी में बहुत ज्यादा, डेस्टिनी में विश्वास करता है। डेस्टिनी का मतलब होता है नियतिवादी। ठीक है, डेस्टिनी में बहुत ज्यादा विश्वास करता है आजीवक धर्म। तो ये वाली बात भी याद रखना। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें याद रखना कि बिंदुसार जो थे और इसके जो गुरु थे उनका नाम क्या था? बिंदुसार के गुरु, बिंदुसार के गुरु का नाम, गुरु ऑफ बिंदुसार। तो गुरु ऑफ बिंदुसार थे पिंगल बत्स। ये बिंदुसार के गुरु का नाम था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंट्स को भी फटाफट से नोट करोगे। आगे देखेंगे इसमें एक और पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि बिंदुसार के समय पर, लिखोगे पॉइंट नोट करोगे, बिंदुसार के समय त्रिशला का विद्रोह हुआ था। त्रिशला कहां पर विद्रोह हुआ था? त्रिशला में, त्रिशला लिखे से तक्षशिला लिखेंगे हम। तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। और इस विद्रोह को दबाने के लिए, पॉइंट लिखोगे, इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किस किस को भेजा था? अशोक और सुसीम को भेजा था। अशोक और सुसीम को भेजा था। तक्षशिला का जो विद्रोह हुआ था उस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक और सुसीम को भेजा था। ये दोनों पॉइंट यहां पर याद कर लोगे। आगे लिखोगे बिंदुसार के जो मंत्री था उसका नाम था खल्लाटक। बिंदुसार के मंत्री का नाम खल्लाटक था। क्या नाम था? खल्लाटक। बिंदुसार के मंत्री का नाम खल्लाटक था। एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं बात यहां पर बता दूं, इसको रफ कर रहा हूं मैं, यहां पर स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। देखोगे बिंदुसार जो था, बिंदुसार के दरबार में एक डाइमेकस नाम का राजदूत आया था। पॉइंट क्या बोल रहा हूं मैं? पॉइंट में बोल रहा हूं कि बिंदुसार के दरबार में एक डाइमेकस नाम का राजदूत आया था। और ये डाइमेकस नाम का जो राजदूत आया था ये किसके द्वारा भेजा गया था? सीरिया के रूलर के द्वारा, राजा के द्वारा भेजा गया था। और ये सीरिया का जो रूलर था इसका नाम था एंटियोकस। क्या नाम था? एंटियोकस के द्वारा इसको भेजा गया था। ठीक है, हो सकता है लाइट कम हो गई है, लाइट चली गई है तो इसको थोड़ा सा वीडियो में हो सकता है कम लाइट हो। डाइमेकस को, ये राजदूत था किसका? एंटियोकस का। ये राजदूत था एंटियोकस का। और ये किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था।
इस डाइमेकस से बिंदुसार ने 3 चीजों की डिमांड रखी थी कि आप सीरिया से हमें 3 चीजें लाकर दीजिए। वो 3 चीजें कौन कौन सी थी? एक तो इसने अंजीर मंगाई थी, अंजीर। एक इसने वाइन मंगाई थी, शराब, ये मीठी वाइन होती थी। और एक इसने मंगाया था फिलोसफर, जिसको बोलते हैं हम दार्शनिक, दार्शनिक। ये 3 चीजों की डिमांड रखी थी कि हमें 3 चीजें आप सीरिया से लाकर दीजिए। तो कहा यह जाता है कि जो एंटियोकस था सीरिया का शासक, इसने कौन कौन सी चीजें इसके लिए भिजवा दी थी? अंजीर भी भिजवा दी थी, वाइन भी भिजवा दी थी, लेकिन उसने दार्शनिक नहीं भिजवाया था। क्यों नहीं भिजवाया था? क्योंकि यहां अगर सीरिया की बात देखो, सीरिया के जो शासक था, यहाँ के जो लोग थे, ये ह्यूमन लिबर्टी पर बहुत ज्यादा फोकस करते थे। ह्यूमन लिबर्टी का मतलब होता है मानव की स्वतंत्रता, कि हम किसी पर जबरदस्ती, किसी से जबरदस्ती करके उसे उसकी बिना मर्जी के हम उसको कहीं और नहीं भेज सकते। ह्यूमन लिबर्टी है, किसी का मन होगा तो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं जाएगा, हम उससे नहीं बोलेंगे। तो इसलिए उसने दार्शनिक को नहीं भेजा था। तो ये पॉइंट याद रखना कि डाइमेकस जो था ये राजदूत था एंटियोकस का, और ये किसके दरबार में आया था? बिंदुकस के दरबार में। बिंदुकस ने इससे 3 चीजों की डिमांड की थी, अंजीर, वाइन और दार्शनिक। तो एंटियोकस ने 2 चीजें भेजी थी, इसमें से अंजीर और वाइन भेजी थी, लेकिन दार्शनिक उन्होंने नहीं भेजा था। ये वाले पॉइंट फटाफट से ये आप नोट कर लो। अब देखो, ये हुआ बिंदुसार का पॉइंट। बिंदुसार में बहुत ज्यादा स्टोरी में पहले ही बता चुका हूं, नहीं है बिंदुसार के अंदर बहुत ज्यादा कुछ नहीं है पढ़ने के लिए। इतने पॉइंट मैंने बताए बिंदुसार के, यही इनफ है। अब देखो, बिंदुसार के बाद जो शासक बनेगा ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपके पेपर में मैं इसमें लगभग बहुत सारा करा चुका हूं। अभी मैं इसका नाम लूंगा तो आपको समझ में आएगा। अभी जो बचे हुए पॉइंट है उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो हेडिंग डालोगे सभी अशोक, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। द ग्रेट अशोक के नाम से भी जाना जाता है, महान अशोक के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो हेडिंग डालोगे सभी अशोक, अशोक। इसका टाइम पीरियड लिखोगे दोस्तों 273 से लेकर 232 बीसी। अशोक का टाइम पीरियड लिखोगे सभी के सभी 273 से लेकर 232 बीसी तक का इसका टाइम पीरियड रहेगा। अब देखो, अशोक की अगर बात करें हम दोस्तों, सबसे पहली बात अशोक के बारे में कि अशोक जो था ये कौन से धर्म का अनुयायी था? शुरुआत में ये शैव धर्म का अनुयायी था। आप बोलोगे सर शैव धर्म कौन सा है? शैव धर्म का अनुयायी था। शुरुआत की बात बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से समझना स्टोरी को। शैव धर्म का अनुयायी था। शैव धर्म था जो लोग शिव की पूजा करते थे, उसे शैव धर्म बोला जाता था। ठीक है, शैव धर्म का अनुयायी था। लेकिन एक बौद्ध भिक्षु था जिसका नाम था उपगुप्त। क्या नाम था? उपगुप्त। ये उपगुप्त के संरक्षण में आया अशोक, और उपगुप्त के संरक्षण में आकर अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया? फिर बौद्ध धर्म को इसने स्वीकार कर लिया। किसका अनुयायी बन गया? बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। अब आपको ध्यान आ रही होगी ये चीज कि बौद्ध से अशोक से रिलेटेड मैंने काफी सारी चीजें पिछली क्लासेस में करा चुका हूं। अशोक के जितने भी शिलालेख हैं, अशोक के जितने भी स्तंभ लेख हैं, अभिलेख है, काफी सारी चीजों को मैं अशोक के बारे में पिछली क्लासेस में करा चुका हूं। तो वो यहां कराने का कोई लॉजिक नहीं है। यहां तक भी मैंने उस क्लास में ये बताया था कि अशोक ने श्रीलंका प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को भेजा था। ये पेपर में कई बार आ चुका है, पेपर में कई बार आ चुका है कि अशोक ने श्रीलंका प्रचार के लिए किसे भेजा था? तो उसके पुत्र का नाम था महेंद्र, उसे भेजा था, और पुत्री का नाम था संघमित्रा, उसको भेजा था। अब यहां पर मैं बात क्या कर रहा हूं कि अशोक शुरुआत में शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन उसने उपगुप्त के संरक्षण में आकर कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। एक और नाम यहां पर लिख लो, निग्रोध। क्या नाम था? निग्रोध। ये भी क्या था? ये भी शिष्य था उपगुप्त का। निग्रोध भी शिष्य था उपगुप्त का। देखो, अशोक के बारे में एक बड़ी फेमस सी चीज है जो काफी हिस्ट्रियन बोलते हैं, कुछ सही भी है, कुछ गलत भी है, कुछ मानते भी है, नहीं मानते। ये बौद्ध ग्रंथ में लिखा हुआ है। किसमें? बौद्ध ग्रंथ में। बौद्ध ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारा था। कितने भाइयों को? अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर राज शासन हासिल किया था। अशोक जो गद्दी पर बैठा था
99 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा था। ये देखो सिर्फ और सिर्फ कहां पर लिखा हुआ है, ये बौद्ध ग्रंथ में लिखा हुआ है। अशोक के किसी भी इंस्क्रिप्शन में ऐसा नहीं लिखा है, इसलिए काफी सारे हिस्ट्रियन इस बात को नहीं मानते कि ये सही है या गलत है। इस बात को आपको याद रखना है। तो अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारा था, ये कहां पर लिखा है, बौद्ध धर्म के अंदर लिखा हुआ है। एक और इंपॉर्टेंट मैं बात बताऊं कि अशोक जब शासक बना था, अशोक शासक बनने से पहले, एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अशोक शासक बनने से पहले कहां का गवर्नर था। अशोक शासक बनने से पहले गवर्नर था दोस्तों उज्जैन का। कहां का गवर्नर था, उज्जैन। और उज्जैन के ब्रैकेट में लिख दोगे आप अवंती। क्या लिख दोगे, अवंती। तो उज्जैन का गवर्नर था ये शासक बनने से पहले। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि अशोक शासक बनने से पहले उज्जैन का गवर्नर था। एक और पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लो। अशोक जो था, इसके बड़े भाई का नाम था सुसीम। क्या नाम था, सुसीम। जैसे मैंने अभी बिंदुसार के अंदर पढ़ाया था कि तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए सुसीम और अशोक को बिंदुसार ने भेजा था। तो अशोक का जो भाई था उसका नाम क्या था, बड़ा भाई सुसीम। इसी सुसीम का लड़का था कौन, निग्रोध। देखो काफी इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ये निग्रोध जो था, जो ये शिष्य था इसका, ये सुसीम का लड़का था। और सुसीम कौन था, अशोक का बड़ा भाई था। तो मेरे ख्याल से ये वाले पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। काफी जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ाता हूं इसमें। देखोगे आगे इस पर पॉइंट लिखोगे, रफ करता हूं मैं, कि अशोक के समय पर तीसरी बौद्ध काउंसिल हुई थी दोस्तों। इस पॉइंट को भी नोट करोगे, लिखोगे अशोक के समय तीसरी, थर्ड बौद्ध काउंसिल हुई थी। और ये कहां पर हुई थी, पाटलिपुत्रा में हुई थी। पाटलिपुत्रा में ये काउंसिल हुई थी। अब देखो ये जो काउंसिल वाला पार्ट है, ये मैं बौद्ध धर्म के अंदर पूरा चार्ट में बना के पढ़ाया मैंने। 4 काउंसिल हुई थी बौद्ध धर्म की, चारों को मैंने पार्ट में पढ़ाया। अशोक आया है तो मैंने इसको डिस्कस यहां पर थोड़ा सा कर लिया। तो पॉइंट लिख लो, अशोक के समय तीसरी बौद्ध काउंसिल कहां पर हुई थी, पाटलिपुत्रा के अंदर हुई थी। एक और पॉइंट यहां पर लिखोगे कि अशोक ने जो पॉलिसी शुरू की थी अपने समय में, वो पॉलिसी किसकी थी, धम्म की पॉलिसी थी। किसकी, धम्म की पॉलिसी को शुरू किया था। देखोगे मैंने बताया था कि बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे, 3 जम्स थे, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। तो अशोक ने जो पॉलिसी अपनाई थी वो कौन सी अपनाई थी, धम्म की पॉलिसी इसने अपनाई थी। इसका मतलब होता है पीस ऑफ पॉलिसी। पीस ऑफ पॉलिसी, शांति की पॉलिसी, शांति की नीति। इसका मतलब क्या दोस्तों, शांति की नीति, पीस ऑफ पॉलिसी। आम जनता, इसका मतलब और लिख लो, आम जनता के लिए, आम जनता के लिए लगाई जाने वाली आचार्य, आम जनता के लिए लगाई गई आचार्य नियमावली। यहां पर लिख लो, लगाई गई आचार्य नियमावली। आम जनता के लिए लगाई गई आचार्य नियमावली। एक सेकेंड देखना, मैं क्या बता रहा था दोस्त इसके अंदर। मैं बता रहा था कि अशोक के द्वारा जो पॉलिसी अपनाई गई थी उसे बोलते थे पॉलिसी ऑफ धम्म। पॉलिसी ऑफ धम्म का मतलब होता है पीस ऑफ पॉलिसी, या इसको दूसरे वर्ड में सही से हम धम्म का मतलब समझे तो इसका मतलब होता है आम जनता के लिए लगाई आचार्य नियमावली, या इसको हम कोड ऑफ कंडक्ट पॉलिसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट पॉलिसी। कोड ऑफ कंडक्ट पॉलिसी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लो। अब देखो आगे इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं मौर्य से आपको बताने वाला हूं, और ये पेपर में काफी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। यहां से जो क्वेश्चंस आते हैं सबसे ज्यादा आपको परेशान करते हैं क्वेश्चन। तो हेडिंग डालोगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्याज, हेडिंग डालोगे मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। अब देखो इस प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर जो विभाग होते थे
उन विभाग के हेड कौन होते थे और उनका नाम क्या होता था, वो किससे रिलेटेड होते थे, वो सारे पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखोगे मैं सबके नाम लिखता चला जाऊं एक एक करके। जैसे यहां पर मैं लिखता हूं सन्नी धाता। सन्नी धाता, ये सन्नी धाता जो होता था ये कोष अध्यक्ष होता था। कौन होता था? कोष अध्यक्ष होता था मौर्य साम्राज्य के अंदर। ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, मैं बता रहा हूं, ये आपको नहीं पढ़ने वाले हो आप कहीं और से। नंबर दूसरा इसमें लिखोगे जिसको हम बोलते थे दोस्तों समाहर्ता। क्या बोलते थे? समाहर्ता। समाहर्ता ये होता था राजस्व विभाग का प्रमुख। राजस्व विभाग का प्रमुख, हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट कौन होता था? समाहर्ता होता था। इसके बाद लिखोगे प्रदेश, मैं लिखता हूं यहां पर प्रदेष्टता। तीसरे नंबर पर लिखोगे प्रदेष्टता। और ये जो होता था दोस्तों इसको बोलते थे फौजदारी न्यायालय। फौजदारी न्यायालय का प्रमुख, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे हेड ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। हेड ऑफ क्रिमिनल कोर्ट किसको? प्रदेष्टता को। इसके आगे लिखोगे व्यवहारिकम। चौथे नंबर पे लिखोगे व्यवहारिकम। ये जो होता था ये दीवानी न्यायालय का प्रमुख होता था। किसका होता था? दीवानी न्यायालय का प्रमुख होता था, जिसे हम क्या बोलते थे? व्यवहारिका बोलते थे। इसके आगे लिखोगे दोस्तों लक्षणाध्यक्ष। पांचवें नंबर पे लिखोगे लक्षणाध्यक्ष। ये जो होता था लक्षणाध्यक्ष ये टकसाल का प्रमुख होता था। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम हेड ऑफ मिंट। टकसाल को क्या बोलते हैं? मिंट। हेड ऑफ मिंट ये किसका अध्यक्ष होता था? टकसाल का अध्यक्ष होता था, लक्षणाध्यक्ष। इसके आगे लिखोगे दोस्तों जिसको बोलते हैं हम रूप दर्शक। ये काफी पूछेगा है पेपर में, मैं ऐसे नहीं लिखा रहा हूं। रूप दर्शक ये जो होता था सिक्कों की जांच करने वाला, एग्जामाइन टू मिंट। ठीक है, सिक्कों को जांचने वाला, सिक्कों को जांचने वाला कौन होता था? सिक्कों को जांचने वाला, जिसको क्या बोलते थे हम? रूप दर्शक जिसको बोलते थे। आगे लिखोगे इसमें जिसको बोलते थे हम पत्नाध्यक्ष। सातवें नंबर पे पत्नाध्यक्ष। जहाज रानी का हेड, जहाज रानी विभाग होता था। जहाज रानी विभाग, इसको समझते हो ना? जहाज रानी विभाग कौन सा होता है आप लोग? अभी भी है ना, जहाज रानी विभाग होता है, इसे शिपयार्ड बोलते हैं। मिनिस्टर ऑफ सीपोर्ट। मिनिस्टर ऑफ सीपोर्ट इंग्लिश में लिखना चाहो तो मिनिस्टर ऑफ सीपोर्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते थे हम? पत्राध्यक्ष इसको बोला जाता था। इसके आगे लिखोगे पोतवाध्यक्ष। आठवें नंबर पे लिखोगे पोतवाध्यक्ष। अध्यक्ष। और ये जो होता था ये माप तोल विभाग का हेड होता था। माप तोल विभाग, जिसको मेजरमेंट डिपार्टमेंट आप बोल सकते हो। मेजरमेंट डिपार्टमेंट जिसको बोल सकते हो। दो तीन और लिखा देता हूं, इनको स्क्रीन कर लो फटाफट से, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखोगे इसमें मुद्राध्यक्ष। नवे नंबर पे लिखोगे मुद्राध्यक्ष। और ये मुद्राध्यक्ष जो होता था दोस्तों ये होता था आपका डिपार्टमेंट ऑफ पासपोर्ट डिपार्टमेंट। लिख दो इसमें पासपोर्ट डिपार्टमेंट, इसको क्या बोलते थे? मुद्राध्यक्ष को। ये पासपोर्ट डिपार्टमेंट का हेड होता था। इसके आगे लिखोगे सीताध्यक्ष। 10वें नंबर पे लिखोगे सीताध्यक्ष। और सीताध्यक्ष जो होता था दोस्तों ये होता था राजकीय जो जमीन होती थी उसको हम क्या बोलते थे?
राजकीय भूमि का अध्यक्ष, इसमें लिख सकते हो आप राजकीय भूमि का अध्यक्ष। इसको इंग्लिश में लिख सकते हो हेड ऑफ रॉयल लैंड। ठीक है, हेड ऑफ रॉयल लैंड इसको इंग्लिश में लिख सकते हो। 11वें नंबर पे लिखोगे कुपाध्यक्ष, और ये कुपाध्यक्ष जो होता था ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का होता था। 11वें नंबर पे लिखोगे कुपाध्यक्ष, कुपाध्यक्ष, और ये जो होता था ये किस डिपार्टमेंट से होता था? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, वन विभाग जिसको बोल सकते हो आप, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और लास्ट लिखोगे इसमें 12वें नंबर पर सुनाध्यक्ष, 12वें नंबर पे लिखोगे सुनाध्यक्ष। और ये सुनाध्यक्ष जो होता था दोस्तों, ये होता था, आपने देखा होगा जिसे हम बोलते हैं बूचर खाना, स्लॉटर हाउस, बूचर खाना, बूचर खाना, जिसमें ये जानवर मवेशी वगैरह को काटा जाता है उसको बोलते हैं। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्लॉटर हाउस, स्लॉटर हाउस। ठीक है, तो ये मैंने आपको 12 लिखा है। देखो एक्चुअल में ये जो मैंने आपको 12 लिखा है, आप ध्यान करना कि मैंने जब आपके लिए पिछली क्लास में अध्यक्ष वाला लिखाया था कि 18 अध्यक्ष यहां पर होते हैं और आपके लिए कौन कौन से क्षेत्र में होते हैं, तो यहां पर मैंने 12 जो इंपॉर्टेंट हैं वो सारे लिखा दिए। इनको याद कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, छोटी सी चीज है लेकिन पेपर में ज्यादा पूछी जाती है, इसलिए हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और पेपर में काफी बार आता है। आगे इसमें इसको मैं रफ करता जा रहा हूं। आगे लिखोगे एक नोट पॉइंट डालो, और एक नोट पॉइंट डालने के बाद एक पॉइंट लिखोगे जिसको बोलते हैं हम पढ़। इसे भी रफ कर दूंगा ऊपर। नोट पॉइंट लिखो एक फटाफट से, और उस नोट पॉइंट में लिखोगे पढ़। लिखोगे पढ़। और ये क्या होता था? ये रॉयल करेंसी होती थी, रॉयल करेंसी, करेंसी कैसी होती थी? रॉयल करेंसी होती थी पर्ण मौर्य साम्राज्य में, जो किससे बनी होती थी? सिल्वर कॉइन से बनी होती थी। किससे बनी होती थी? सिल्वर कॉइन। तो आपसे एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि बताइए जो रॉयल करेंसी थी, जो शाही करेंसी थी पर्ण, वो किससे बनी होती थी? पहली बात। दूसरी बात पूछ लेगा पर्ण किससे रिलेटेड है? बोल देगा भूमि से रिलेटेड है, कॉइन से रिलेटेड है, किसी सैन्य विभाग से रिलेटेड है, ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको छांटना पड़ेगा। तो पर्ण क्या है? ये कॉइन से रिलेटेड है, करेंसी से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है। सिल्वर कॉइन की बनी हुई जो करेंसी होती थी उसको हम क्या बोलते थे? यहाँ पर पर्ण बोलते थे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लेना। इसमें एक और पॉइंट लिखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, लिखोगे अकॉर्डिंग टू बौद्ध टेक्स्ट, बौद्ध टेक्स्ट। देखो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। किसका कराया था? स्तूपों का निर्माण कराया था। और इन स्तूपों के अंदर जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? पाली लैंग्वेज है। किसमें कराया था? ये पाली लैंग्वेज के अंदर कराया था। तो पहली बात इसमें ये याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। ये बौद्ध टेक्स्ट में ऐसा लिखा हुआ है, और ये किस लैंग्वेज में है? पाली लैंग्वेज में है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट, तो अशोक का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्तूप है वो है आपका सारनाथ का स्तूप। कौन सा है? सारनाथ का स्तूप अशोक का सबसे इंपॉर्टेंट स्तूप है। तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि स्तूप होता क्या है। इस स्तूप को मैं बना के दिखा देता हूं आपके लिए। तो स्तूप देखना एक्चुअल में होता क्या है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ये भी आपके लिए। स्तूप कुछ इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से बना हुआ, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ये बना हुआ। ये इस तरीके का, थोड़ा सा मैं ऊपर रफ करता हूं,
ये इस तरीके से बना हुआ स्तूप होता है। अब देखो इसमें जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सभी पार्ट्स के मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूं आपके लिए। तो इसमें ये जो पार्ट होता है इसको तो हम टॉम्ब बोलते हैं, टॉम्ब बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हर्मिका, हार्मिका, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं मेथी, मेथी का मतलब यहां पर चबूतरा है। क्या है? चबूतरा। क्या है इसका मतलब? चबूतरा इसका। इस वाले जो लाइनिंग बन रही है, ये बन रहा है ये वाली, इसको यष्टि बोलते हैं, यष्टि। और ये जो है ये वाला ऊपर वाला पोर्शन दोस्तों, इसको छत्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छत्रक इस पॉइंट को बोला जाता है। इसमें ये 3 लाइन है, इन 3 लाइन का मतलब क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। इन 3 लाइन का मतलब क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। तो कुछ इस तरीके का फिगर बना हुआ होता है स्तूप का, जिसे हम टॉम्ब भी बोलते हैं, स्तूप बोलते हैं। तो टॉम्ब वाला ये पोर्शन होता है। इसमें ये जो होता है ये लकड़ी का बना हुआ होता है। अभी कहीं कहीं पर देखो ये आपके लिए पीतल का बना हुआ भी है, तो लकड़ी का बना हुआ भी ये आपके लिए मिलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस फिगर को भी आप फटाफट से क्या कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो। इसके आगे बढ़ते हैं। देखोगे आगे पॉइंट में अशोक ने धर्म रजिका, देखो पॉइंट लिखो, अशोक ने धर्म रजिका स्तूप का निर्माण सारनाथ और तक्षशिला में कराया था। धर्म रजिका, अशोक ने धर्म रजिका स्तूप का निर्माण कहां कहां पर कराया था? सारनाथ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पेपर में, इसलिए स्पेशली लिखा रहा हूं। और तक्षशिला, तक्षशिला में कराया था। ये दोनों पॉइंट नोट कर लो कि अशोक ने धर्म रजिका स्तूप का निर्माण सारनाथ और तक्षशिला में कराया था। एक और पॉइंट लिखोगे, नोट पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लिखोगे, देखो मोस्ट एंशिएंट स्तूप, सबसे पुराना स्तूप कौन सा है दोस्तों? पीपर हवा। कौन सा है? पीपर हवा सबसे पुराना स्तूप है। अब देखो ये जो पीपर हवा स्तूप है ये बना हुआ कहां पर है? नेपाल में। कहां पर बना हुआ है? नेपाल में बना हुआ है पीपर हवा। ये जो स्तूप है नेपाल में, लेकिन ये अशोक से पहले का है। ये बात याद रखना, ये अशोक का बना हुआ नहीं है। मैंने स्तूप वाला पॉइंट चला है तो आपसे पूछ सकता है कि बताइए सबसे पुराना स्तूप कौन सा है और कहां पर बना हुआ है? तो सबसे पुराना स्तूप है पीपर हवा स्तूप, और ये कहां पर है दोस्तों? नेपाल में बना हुआ है। इस पॉइंट को भी आप फटाफट से नोट कर लो। आगे लिखोगे, स्तूप जो होते हैं ये ईंट के बने हुए होते हैं। स्तूप किससे बने हुए होते हैं? ईंट के बने हुए होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से यहां पर मैं सांची के स्तूप की बात करूं कि सांची का जो स्तूप है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और सांची के स्तूप को देखोगे 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक इसमें होता है महास्तूप। महास्तूप का मतलब है ये सबसे बड़ा स्तूप है, और छोटे छोटे 2 और है इसके अंदर, तो इनको खाली हम स्तूप ही बोलेंगे। देखो ये सांची के अंदर 3 स्तूप मैं बता रहा हूं आपके लिए। एक तो आपका सबसे बड़ा स्तूप है, 2 छोटे छोटे स्तूप है। देखो जो सबसे बड़ा स्तूप है महास्तूप, इसका निर्माण किसने कराया है? अशोक ने कराया है। किसने कराया है? अशोक ने कराया है। जो छोटे स्तूप है, इस छोटे का एक का निर्माण सारीपुत्र ने कराया है। सारीपुत्र ने कराया है। और एक और छोटा जो स्तूप है इसका कराया है मोदक पाली ने। मोदक पाली ने इसका निर्माण कराया है। तो देखो सांची का जो स्तूप है इसमें महास्तूप का अशोक ने कराया है, छोटे स्तूप का एक का सारीपुत्र ने कराया और एक का मोदक पाली ने इसका निर्माण कराया है। ठीक है, आगे देखोगे इसमें दोस्तों, इसको मैं रफ कर देता हूं, फटाफट से नोट करते चले आप सारे पॉइंटों को। देखो एक क्वेश्चन आपसे आता है पेपर के अंदर, बताइए मौर्य साम्राज्य की कला का सबसे अच्छा रिसोर्स क्या है? सबसे अच्छा स्रोत मौर्य काल की जो कला है उसका क्या माना जाता है? तो इस पॉइंट को लिख लो कि मौर्य साम्राज्य के अंदर जो सबसे मोस्ट रिसोर्सेज माना जाता है, जो सबसे बेस्ट आपका आर्ट मानी जाती है, वो सबसे बेस्ट आर्ट क्या है? यहाँ की पिलर।
यहाँ के जो स्तंभ हैं, जो पिलर हैं, ये यहाँ की सबसे बेस्ट आर्ट मानी गई है मौर्य साम्राज्य की। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को लिख लो। और ये जो अशोक ने कंस्ट्रक्ट कराए हैं ये मोनोलिथिक, देखोगे अशोक ने इनका जो कंस्ट्रक्शन कराया है, अशोक ने इनका जो कंस्ट्रक्शन कराया है वो कराया है मोनोलिथिक, ठीक है, पिलर। कौन से? मोनोलिथिक पिलर के रूप में इनका कंस्ट्रक्शन कराया है। इसको हिंदी में बोलते हैं एकाश्मक। इसका मतलब क्या है दोस्तों? मोनोलिथिक एकाश्मक का मतलब ये है कि अशोक ने जो पिलर बनवाए हैं वो उसने वन स्टोन के बनवाए हैं, एक ही चट्टान, मतलब एक ही चट्टान से मतलब है कि अशोक ने अगर मान लो ये एक पिलर बनवाया है तो इस पिलर में जो कुछ मटेरियल ईंट के रूप में लगा है वो सिर्फ एक ही चट्टान का है, दूसरी चट्टान का यूज नहीं किया गया है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मोनोलिथिक पिलर बोलते हैं। मोनोलिथिक पिलर का मतलब होता है एक ही चट्टान का बना हुआ पिलर, उसमें दूसरी चट्टान का कोई पत्थर यूज नहीं किया गया है। ये जो पत्थर यूज किए गए हैं, ये सैंडस्टोन यूज किए गए हैं, ये आपके मिर्जापुर है उत्तर प्रदेश में, यहां पर चुनार के ये सैंडस्टोन को यूज किया गया है। लाल पत्थर है, बलुआ पत्थर का इसमें यूज हुआ है। और ये कहां पर है? चुनार के बलुआ पत्थर का यूज किया है। एक चट्टान के पत्थर से एक पिलर का निर्माण हुआ है, दूसरे चट्टान के पत्थर का इसमें यूज नहीं किया गया है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मोनोलिथिक पिलर इसको बोला जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो होते हैं, ये पिलर जो होते हैं, स्तूप जो होते हैं, ये ब्लैक होते हैं। कैसे होते हैं? ब्लैक होते हैं और पॉलिश्ड होते हैं। कैसे होते हैं? ब्लैक होते हैं और कैसे होते हैं दोस्तों? ये पॉलिश्ड होते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां से क्वेश्चन आता है कि भाई पूरे विश्व के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे पुराना मैंने क्या बताया था आपके लिए स्तूप? विश्व में पीपर हवा। विश्व में सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? पीपर हवा है, जो कहां पर है? नेपाल के अंदर है। लेकिन आपसे इंडिया का पूछेंगे, इंडिया का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? तो इंडिया का सबसे पुराना स्तूप है बोखरा। क्या नाम है? बोखरा, जो बिहार में है। तो लिख दोगे भारत का सबसे पुराना स्तूप, भारत का सबसे पुराना स्तूप लिखोगे बोखरा। कहां पर है दोस्तों? ये बिहार के अंदर है। कहां पर है? ये बिहार के अंदर है बोखरा। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये अशोक ने बनवाया है, इंपॉर्टेंट पिलर रहेगा। अब देखो यहां पर मैं थोड़ी सी यहां पर सारनाथ की बात आई थी कि अशोक का सबसे इंपॉर्टेंट जो है पिलर वो कौन सा है? स्तूप सारनाथ है। तो अशोक के सारनाथ की बात की जाए तो सारनाथ जो बना हुआ है ये यूपी के अंदर है, वाराणसी के और पास है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें 4 शेरों की आकृति है, ये भी आप लोग जानते हो। 4 शेरों की जो आकृति है इसका मीन्स यहां पर ये है कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, हमारे अंदर भी रौद्र रूप है लेकिन फिर भी हम शांत हैं। इसका मतलब ये दिया है 4 शेरों को दिखाकर कि हम बहुत शक्तिशाली हैं लेकिन फिर भी हम पॉलिसी ऑफ पीस चलाते हैं या पीस ऑफ पॉलिसी चलाते हैं, हम शांति की नीति पर चलते हैं, हमें रौद्र रूप धारण नहीं करना होता है, ये इसका मतलब दिखाया है। उसमें नीचे एक अशोक चक्र है जिसमें 24 तिलियां हैं, इसे अशोक स्तंभ भी बोल देते हैं। इसे क्या बोल देते हैं? अशोक स्तंभ भी बोल देते हैं। इसके अंदर 4 जानवर हैं, एक 5वां शेर है, इसके अलावा 4 जानवर और हैं, तो 5 जानवर हो जाते हैं। 4 जानवर कौन कौन से हैं इनके नाम लिख लो एक एक करके। एलिफेंट, हॉर्स, बुल और लॉइन। देखो मैं सीक्वेंस से लिखा रहा हूं, सीक्वेंस से है एलिफेंट, हॉर्स, बुल, लॉइन। ये सीक्वेंस है इन ऑर्डर। कैसे है दोस्तों? ये इन ऑर्डर। ये 4 इसके अंदर जानवर है और 5वां जानवर कौन सा है इसमें? सॉरी 4 ही जानवर है, लॉइन भी इसके अंदर आ गया। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कितने एनिमल्स हैं सारनाथ के अंदर, अशोक स्तंभ के अंदर? तो 4 है, एलिफेंट, हॉर्स, बुल और लॉइन इसके अंदर है। दूसरी इंपॉर्टेंट, इसकी बेस से जो हाइट है, जैसे सारनाथ का बना हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा, पिक्चर देख लेना, तो इसकी जो हाइट है वो 2.17 मीटर है। कितनी है? 2.17 मीटर है, लगभग 7 फीट से के लगभग इस हाइट को बताया जाता है।
तो 2.17 मीटर की इसकी हाइट है, बेस से लेकर ऊपर तक की। तो ये जो मैंने पार्ट पढ़ाया है आपके लिए, ये है पूरा मौर्य साम्राज्य का। अशोक के शिलालेख, अशोक के स्तंभलेख, अशोक के अभिलेख सारे मैंने पिछली क्लासेस में कराए हैं। आज मौर्य साम्राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्य साम्राज्य की आर्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया है कि आर्ट कैसी है उसकी, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा रहा है, ये सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं। अशोक के बारे में इंडिविजुअल डिस्कस किया है, बिंदुसार के बारे में इंडिविजुअल डिस्कस किया है। अगला जो पार्ट होगा वो होगा आपके लिए पोस्ट मौर्य। क्या होगा? पोस्ट मौर्य, मौर्य से पूर्व का इतिहास क्या है, तो इसको डिस्कस करेंगे हम अगली वीडियोस में। इसलिए इस वीडियोस को कंप्लीट देखो, ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट थे, तीनों चारों पार्ट आपके लिए। उम्मीद करता हूं कि सारे पार्ट्स आपको पसंद आए होंगे। वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कराओ। चलो मैं लेता हूं आपसे विदा, टाटा एंड बाय बाय।